अस्सलाम वालेकुम। ओपीटी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो हमारा शो पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि हम अपने शो में इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो रोज़मर्रा आप लोग उससे फेस कर रहे होते हैं। बिकॉज़ आजकल जो लॉकडाउन सिचुएशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर्स के पास जाने में, अस्पताल का रुख करने में। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी घर बैठे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। आज भी हमारे शो का टॉपिक है मैदे के हवाले से, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन वक्त जो है वो हमारे शो का कम होता है। इस वजह से हम उसको कंटिन्यू आज करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज आपको पता है कि हम मैदे के हवाले से ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? देखिए बिल्कुल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो है कब्ज़ जिसे हम कहते हैं जी। आम शिकायत है और बहुत ज़्यादा अब बढ़ती जा रही है पहले के मुकाबले में। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि पानी का इंटेक कम करना, पानी का इस्तेमाल कम करना। खाने के फ़ौरन बाद पानी का हम मना करते हैं कि पानी ना पिएँ, लेकिन खाने के बाद 1 घंटे के बाद जब पानी का इस्तेमाल करें तो अच्छी मिकदार में पानी इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत वैसे ही कम होती है। इवन अभी बच्चों में भी देखने में आता है कि कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट बढ़ती जा जी। रही है। इसकी दूसरी वजह जो है वो जंक फूड्स का इस्तेमाल है, जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, बड़ों में भी ये चीज़ होती जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि बड़ों में ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर होता क्या है कि जो आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों की मूवमेंट है वो स्लगिश हो जाती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो इतनी ताकतवर नहीं रहती कि फूड जो एब्ज़ॉर्ब हो चुका उसके बाद जो फाजिल मादा है उसको अच्छे से आगे की तरफ बढ़ा सके मज़ीद। ऐसी सूरत में जो है वो जितनी देर ज़्यादा रहेगा जो फाजिल मादा है तो उसमें से पानी जज़्ब होता चला जाता है। जब पानी जज़्ब हो जाएगा तो अंदर जो फ़ीकल कंटेंट है, जो फाजिल मादा है वो और ज़्यादा ड्राई अप होता जाएगा, खुश्क होता जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। अच्छा, ऐसी सूरत में जैसे मैंने कहा कि पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है, दूसरा ये है कि ग़िज़ा में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हम अक्सर प्रोग्राम्स में देखते हैं, आप लोग ख़ुद भी पढ़ते हैं, नेट के ऊपर भी पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से कि जी हाई फ़ाइबर डाइट का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। जब हम हाई फ़ाइबर डाइट की बात करते हैं तो अमूमन लोगों के ज़हन में क्वेश्चंस आते हैं कि वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन-सी चीज़ है। देखिए, बात ये है कि जेलेटिन बेस यानी अगर हम आटे से शुरू करें तो जो मैदा है, जो बारीक मैदा है, सफ़ेद जिसे आटा कहते हैं, उसका इस्तेमाल कम किया जाए। चक्की का आटा जो है उसका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, तो ऐसी सूरत में ये भी एक तरीके की हाई फ़ाइबर डाइट में आ जाता है। इसके साथ-साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, एक चीज़। दूसरा ये कि फ्रूट्स अभी देखने में आता है बच्चों में ख़ास तौर पे जो लाइकनिंग पहले फ्रूट्स की होती थी, जो पसंद किए जाते थे, अब बच्चों में भी फ्रूट्स में भी बहुत सेलेक्टिविटी आ गई बिल्कुल। है। जिस तरह घर के खाने बच्चे अवॉइड करते हैं, इसी तरह फूड में भी यही है कि जी फ्रूट्स हमने ये वाला नहीं खाना और ये वाला नहीं खाना। फ्रूट्स जो हैं वो भी एक अच्छा रफ़ेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे मैं तुरई की बात करूँ, तुरई हो गई, करेला हो गया, लौकी हो गई, ये तमाम वो चीज़ जो ऐसी हैं कि जो आपको रफ़ेज यूज़ करवाती है। उसके साथ-साथ जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का जिनको प्रॉब्लम है कॉन्स्टेंटली और वो ये कहते हैं कि जी हाजत नहीं होती और दिन बाज़ औक़ात 2-2 दिन लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके लिए पानी के अलावा एडवाइस ये है कि इंजीर का इस्तेमाल करें। रात को 2 से 3 इंजीर जो हैं वो अच्छी तरह चबा कर खाएँ। अगर वो चबाने में उनको मुश्किलात हैं तो रात को इंजीर पानी में भिगो दें और सुबह जो है वो इंजीर का इस्तेमाल करें। इससे जो है कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ़ आएगा। इसके साथ-साथ शहद का इस्तेमाल जो है जो डायबिटिक नहीं है ख़ास तौर पे 1 बड़ा चमचा शहद का लाज़मी कप कर लें रात के लिए। तो रात को पानी में डाल के, थोड़े पानी में, ज़रूरी नहीं है नीम गर्म या दरमियाने या नॉर्मल वाटर के अंदर आप डालकर उसको पिएँ, तो ये भी आपके जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ब्रेक करता है। ठीक इसके है। अलावा ये है कि फिर मेडिसिन्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई हो, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन या ऐसी कोई सिम्पटम्स आ रहे हों तो फिर मेडिसिन्स भी यूज़ की जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फ़ातिमा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी है जी मुझे। जी, जी। प्लीज़ कीजिए। बोलिए फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहिए। मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी, जी। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ है ठीक है। और मैं जब भी खाना खाती हूँ ना मेरा पेट फूलने लगता है और बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाते ठीक है। हैं और खाना हजम नहीं होता।
जो चीज भी खाती हूँ पेट फूल जाता है ठीक है, और जल्दी से हजम नहीं होता, चाहे मैं कितना भी चलूं फिरूं काम करूं, ठीक, मगर मुझे हजम नहीं होता खाना। ठीक है। ठीक है। इसके लिए मुझे बताएं कोई घरेलू अच्छा, ऐसा कि मैं दो दवा नहीं चीज़ें खा फ़ातिमा सकती पूछना ज्यादा। चाहूँगा। एक तो मैं ये कि दवा आपको शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? और दूसरी बात ये मुझे ना दतोड़े वाली एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, ओके। अच्छा फ़ातिमा, शुगर का इश्यू तो नहीं है आपको? डायबिटिक तो नहीं है आप? तो उसको भी खाने का बहुत मसला है। उसको भी अच्छा, भूख मेरे नहीं ख्याल से लगती, मेरी उसका आवाज़ भी नहीं समझ मैदा आ रही। खराब रहता है। अच्छा, फातिमा, ठीक डॉक्टर नहीं साहब लगती डॉक्टर साहब खाती आपसे से। पूछ रहे हैं कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं? शुगर का पेशेंट तो नहीं जी हैं आप? क्या कह रही है? शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं ना, मुझे ठीक, शुगर है, जी। ब्लड प्रेशर कभी कभी हो जाता है बस। उम्र कितनी है आपकी? 40 है। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन है कि ब्लोटिंग की और स्टमक गैसेस की लोग बहुत कंप्लेन करते हैं। जी, अच्छा देखें, पित्ते का ऑपरेशन एक ज़माने में, यानी अगर मैं बात करूँ 30-35 साल पहले, पित्ते के ऑपरेशन जो हैं वो बहुत रेयर सुनने में आते थे और बड़े इंसिजन्स दिए जाते थे, बड़ा चीरा लगता था जी। और इसे हॉकी स्टिक इंसिजन भी कहा जाता था जो पित्ते के ऑपरेशन होते थे। अब पित्ते का ऑपरेशन फ्रिक्वेंट हो गया है क्योंकि वही बात कि ग़िज़ा में तब्दीली आ गई है। जंक फूड का इस्तेमाल बढ़ गया है, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल, फिर क्वालिटी ऑफ फूड में भी बहुत बड़ा फ़र्क आ जी। गया है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होना, चाहे वो गुर्दे में हो चाहे वो पित्ते में हो, ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसी सूरत में पित्ता जो है वो निकाल दिया जाता है लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टमी के थ्रू, जो है वो जल्द निकाल लेते हैं, 3 छेद करके, 3 सुराख करके। बात यह है कि जिनका पित्ता निकल चुका है और उनको बदहज़मी की शिकायत है, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, इसमें कोशिश करें कि फ़ैट्स, देखें होता क्या है कि हमारी ग़िज़ा में 2 बड़ी चीज़ें जो थोड़ा मुश्किल से हज़म होती हैं, एक उसमें प्रोटीन्स है यानी गोश्त है, और दूसरा जो है वो फ़ैट्स हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो गोश्त का एरिया है, जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, चाहे वो किसी शक्ल में भी हो, उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक से तेज़ाब है जो रिलीज़ होता है, वो उसको मदद देता है उसको डाइजेस्ट करने में। लेकिन जो फैट्स का पोर्शन है, उसको ज़्यादातर जो एरिया है वो हमारा पित्ते की जो रतूबत है, जो बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, वो फैट्स को डिज़ोल्व करने और फैट्स को तोड़ने में मदद देती है। तो लेकिन जिनका अगर आप पित्ता फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से निकाल दिया गया है, ऐसी सूरत में उनके अगर ये कंप्लेन आ रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फ़ैट्स को इंतहाई रिड्यूस कर दिया जाए वक्त के साथ साथ। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि बाज़ वक़्त पित्ता निकाल देते हैं तो जो नाली है बाज़ वक़्त उसको डायरेक्टली भी लिंक किया जाता है, या तो ड्यूडेनम से या बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। अब ऐसी सूरत में फ़ैट्स की डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक। तो चिकनाई से जितना परहेज़ करेंगे, ये चीज़ में बेहतरी आएगी। यहाँ पे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, क्या कौन डॉक्टर बात कर साहब रही से हैं? बात करा देंगे? जी, 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 प्लीज़ बात कर रहा कीजिए। हूँ। बोल डॉक्टर कहिए। साहब देखिए, मैं मिसेस खान बात कर रही हूँ। मेरी उम्र 69 इयर्स एज है। मेरे जी, पेट के अंदर ज़रा सा कुछ खाती हूँ तो पेट फूल जाता है और ठीक है, मुझे रेक्टम में भी दर्द रहता है और गैसेस बहुत है मेरे पेट में। ठीक है। ज़रा सा कुछ खा लूँ गैसेस हो जाती है मुझे। जी, मिस्टर खान, आपको आप डायबिटिक हैं? जी, डायबिटिक हूँ, 2003 से डायबिटिक हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, जैसे मिसेस खान का जी। कंसर्न है गैसेस के हवाले से, अभी हम बात भी कर रहे थे, जब हुँ। आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की थी, मैं चाहता कि हम दूसरी चीज़ ये जी। भी डिस्कस कर लें। फ्लैटुलेंस या गैस जमा होना, या खाना जो है मैदे के मुंह पर ही ऐसा फील होना कि जैसे वहीं रखा हुआ है, जी। आगे नहीं बढ़ रहा, इसकी बहुत कॉमन सी वजह यह है कि जो हमारी आंतों की मूवमेंट है वो स्लगिश हो गई है, वो हल्की हो गई है, उसमें वो पावर नहीं रही है, एक बात। दूसरी चीज़, खाने के बाद फ़ौरन बाद चलना बिल्कुल मना है, तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर, 45 मिनट से 1 घंटा जो है वो कोशिश करें कि खाने के बाद ना चला जाए। उसके बाद लेकिन वॉक की जाए, 1 सवा घंटा गुजरने के बाद हल्के हल्के वॉक करना ज़रूरी है। उससे होता यह है कि आंतों की, जब हम मूव करते हैं तो हमारा जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो भी मूव कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आंतों को स्पेसेस मिलती हैं और ग्रेविटी की वजह से जो आपका फाजिल मादा है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। ऐसी सूरत में जो प्रोडक्शन, अगर फ़र्ज़ करें ऊपर की तरफ कहते हैं ना मैदे पे रखा हुआ है खाना, वो चीज़ आगे मूव करेगा, तो उससे एक तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम हो जाएगी, दूसरा गैसेस फॉर्मेशन नहीं होंगी और गैसेस पास भी होंगी सही से। बाकी अगर नहीं होता इन केस, तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अगर कंप्लेन आपकी बरकरार रहे तो आज प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें, मैं आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर सकता हूँ इसके लिए। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं जहरा बात कर रही हूँ कराची से। जी ज़हरा, क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी है 14 इयर्स ना, जी।
उनको डकारें बहुत आती हैं। सुबह उठती हैं तो नाश्ता थोड़ा कम होता है, पहले कुछ टाइम पहले तक सही लेती थी, लेकिन अब ये कि नाश्ता सही नहीं करती, बाकी ये कि दोपहर का खाना ठीक है, रात का ठीक है, लेकिन उन्हें खाने से पहले और खाने के बाद बेइंतहा डकारें आती हैं। ठीक है। ठीक है, गैस भी बहुत बनती है। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, होता क्या है कि हमारे आंतों के अंदर ज़रा एक बैक्टीरिया होता है जो कि नॉर्मल फ्लोरा कहलाता है, वो मौजूद होता है और उसकी एक ख़ास इफ़ादियत है भी है, यानी एक मिकदार में उसका होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ग़िज़ा में ऐसी खा जाते हैं जो कि नुकसानदेह है, तो बैक्टीरिया उसको किल करने में मदद देता है। एक चीज़ जहाँ पर आपने जैसे कहा कि डकारें बहुत ज़्यादा आती हैं, अभी आपने खुद एक चीज़ कही कि वो सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। एक बात तो ये है कि जो भी हम नाश्ता या खाना या रात का खाना खाते हैं, हदीस है कि 3 हिस्से जो हैं होने चाहिए, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा जो है वो हवा के लिए स्टमक में, और एक हिस्सा पानी का। तो इसका जो बैलेंस है वो बरकरार रखना बच्चों, बड़ों सबके लिए ज़रूरी है, एक बात। दूसरा ये है कि जब नाश्ता अच्छी तरीके से किया जाएगा, खाली पेट अमूमन होता है और एसिड की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो रही हो तो गैसेस बनती हैं अमूमन। तो ऐसी सूरत में कोशिश करें कि सुबह जो है वो दही का इस्तेमाल करवाएं, दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। कोशिश करें कि ये जो चाहे वो मार्जरीन हो गई या बटर हो गया, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी जाए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह गैसेस जो है, इस ये जो डकार लेने का जो अमल है, ये इसमें कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। डॉक्टर साहब, अब एक क्वेश्चन ये है कि एच पाइलोरी के हवाले से लोग बहुत टेस्ट करवाते हैं, जी। वो क्या है, लेकिन हम इस पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक, और एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, और एक बार फिर बताती चलूँ कि आज हम अपने टॉपिक शो में बात कर रहे हैं मैदे के मर्ज़ के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था कि एच पाइलोरी क्या है, तो उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, देखिए, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एच पाइलोरी जो है वो एक बैक्टीरिया है। और भी इस किस्म के बैक्टीरिया हैं जो हमारे मैदे में अक्सर सर्वाइव करते हैं। एच पाइलोरी ख़ास तौर पे वो बैक्टीरिया है जो कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर स्टमक की, मैदे में एक अंदर प्रोटेक्टिव लेयर है, बहुत शदीद तेज़ाब होता है, और तेज़ाब की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे खाने में मदद देती है। यानी तकरीबन 3.5, 3.4, और कुछ जगहों पे तो यानी वेरी करता है तो 3.1 तक भी जाता है। ये तेज़ाब इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वाक़तन किसी एक मेटल रॉड पे डाला जाए डायरेक्टली, तो वो उसको पियर्स करके नीचे से निकल जाए, इतना शदीद होता है। लेकिन ये मुस्तकिल प्रोटेक्टेड रहता है, जो हमारी स्टमक जो मैदा है उसकी दीवार है वो प्रोटेक्ट रहती है एक लेयर से, जिसे हम म्यूकस लेयर कहते हैं। एक समझे झिल्ली है मोटी सी, इस झिल्ली के अंदर ये एच पाइलोरी जो है वो बैक्टीरिया जाता है, इन्वेट करता है और वहाँ पर ही रहता है, और अपनी ग़िज़ा जो है वो उस जो प्रोटेक्टिव लेयर का जो भी यानी जो फ्लूइड है, जो म्यूकस जिसे हम सेक्रीशंस कहते हैं, उसको ही इस्तेमाल करता है। तो होता क्या है कि जब ये वहाँ से खाना शुरू करता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को, हिफाजती लेयर को जब वो खाना शुरू कर देता है मैदे की, तो वो चीज़ एक्सपोज हो जाती है। मैदे का वो हिस्सा जो मसल्स का हिस्सा है, जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन में मदद देता है, खाना हज़म करने में मदद देता है, च्यू करता है, यानी उसको काइम में कन्वर्ट करता है, उस चीज़ को, उस लेयर को ये एच पाइलोरी खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसलिए इसका इलाज होना ज़रूरी है। 14 डेज़ का इसका इलाज होता है। इसको पहले डायग्नोस किया जाता है एंडोस्कोपी के थ्रू, छोटा सा पीस लिया जाता है, उसमें अगर ये पॉजिटिव आता है तो ऐसी सूरत में फिर 14 डेज़ की थेरेपी है, 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और एक प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी जी हाँ जी, मैं फायजा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है जी आपका? डॉक्टर, सॉरी, क्या सवाल है जी आपका मेरा डॉक्टर साहब के सवाल लिए? ये है डॉक्टर साहब से जी, कि मुझे थोड़े टाइम से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ठीक अच्छा, है। मैं कुछ भी अगर थोड़ी सी कोई चीज भी अगर खा रही हूँ तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझसे सांस ली ही नहीं जा रही थी, झुक के, खींच के, इवन के मेरी बोन्स में
तकलीफ होना शुरू हो गई उसकी वजह से। ठीक। बहरहाल मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे एक टैबलेट दी मिक्सम 40 और एक क्लासिल क्लासिल उन्होंने कहा खाने से तकरीबन 1 घंटे पहले ये खा लें। ठीक ठीक है। है, वो मैं खा रही हूँ। उन्होंने सुबह और शाम मुझे दोनों दिया टैबलेट, और उन्होंने मुझे एक एक्सरे दिया और एक गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड भी दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, 14 दिन हो गए मुझे खाते हुए। जब मैं खाती हूँ तो मुझे सही रहता है, लेकिन जब मैं छोड़ती हूँ तो मुझे वही सांस में बेइंतहा तकलीफ, मतलब इतनी तकलीफ कि वो मैं 2-2 घंटे टहलती भी रहूं तो मुझे कंट्रोल नहीं होता, लगता है रुक जाएगा सांस कुछ भी अच्छा, खाने से। अभी जो चाहे वो आपके ठीक है फ़ायदा, जो आपके सीवियर पेन हो रहा है वो किस जगह पर हो रहा है आपने बताया? जी, मुझे पेन है, मुझे ब्रीथिंग मतलब सांस में बस तकलीफ, कुछ अच्छा, भी ठीक खाया, है। कोई छोटी सी चीज चली गई तो सांस लेना बस मेरे लिए ठीक। महाल हो जाता है। उसके अच्छा। लिए मैं जब खींच खींच के सांस लेती हूँ नाक ठीक। से मुंह से तो मेरे जॉइंट्स में अच्छा, तकलीफ एक होती है। सवाल है बस मेरा कि आप जब मुँह से साँस लेती हैं तो कंपैरेटिवली सुकून लगता है बनिस्बत नाक से साँस लेने के? नहीं नहीं, वो मुझे फिर मेरी जो ये है पसलियां, वो लगता है खिंच रही हैं तकलीफ ठीक। से जब मैं मुंह से खींच के लेती हूँ, लेकिन सांस मुझे लगता है कि जैसे पूरा आ ही नहीं रहा, ठीक। मतलब मैं ले ही नहीं सक रही पूरा। ठीक है। अच्छा, देखें फ़ायदा इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि आपके नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। एक कॉमन डिज़ीज़ है जिसे डीएनएस कहते हैं, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, यानी नाक की हड्डी जिसे बढ़ जाना कहते हैं या किसी एक साइड की तरफ ढलक जाना। उसकी वजह से पैसेज जो है वो छोटा हो जाता है, फिर अमूमन लोगों को सांस लेने में, खींचने में मुश्किल होती है। दूसरा होता है नेज़ल पॉलिप्स, नाक के अंदर गोश बढ़ जाना, जिसे नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं। ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर एग्जामिन करें, इवन खुद भी अगर आप देखना चाहें तो उससे वो नज़र आता है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो ऐसी सूरत में चांसेस हैं कि कुछ चेस्ट का इशू हो सकता है। आप इस प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा तो मैं आपसे कुछ और इन्वेस्टिगेशंस जो आपने करवाई है वो आप मुझसे शेयर करें, तो बहुत मुमकिन है कि मैं कोई मेडिसिन या तो एडवाइस करूं या और दूसरी चीज़। ठीक है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं युसरा बात कर रही हूँ कराची से। जी युसरा, मुझे क्या अपनी सवाल वालदा है? के लिए क्वेश्चन पूछना है। जी। मेरी वालदा हैं, उनकी एज 53 है। 53। उनको मैदे की बहुत प्रॉब्लम है, 15 साल से वो कुछ खाती हैं तो उनको हजम नहीं होता। ठीक है। तो वो कुछ भी खाती हैं ना, मतलब उनको उल्टियाँ लग जाती हैं। वो रात को भी ना बहुत कम खा सकती हैं, मतलब एक रोटी खाती हैं, अगर वो एक रोटी से ज्यादा कुछ खा लें या दूध भी उनको हजम नहीं होता। अच्छा। वो कुछ भी खा लें ना तो उनको पूरी रात उल्टियाँ आती हैं, डकारें आती हैं, और डकार आती है ना तो उनके पूरे हलक तक जलन होती है। ठीक है। अच्छा, अम्मी को। एक चीज़ दूसरा पूछूंगा कि चलना फिरना है उनका, वॉकिंग करती हैं? जी, वॉक मतलब इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन कर लेती हैं, बाहर चली जाती हैं कुछ लेना हो ठीक। सामान, या घर में ठीक भी है। अम्मी जो है ना अच्छा, वो घर में यानी वॉक कर लेती हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ी दूसरा थोड़ी ये है, जॉगिंग दूसरा सवाल मेरा ये है की तरह से। कि जी, उनके मैदे के मुंह पे कहीं तकलीफ या इस जगह पे कहीं तकलीफ या जलन तो नहीं है? नहीं, जलन है उनके जलन पूरे है। सीने से लेके हलक तक ना पूरे जलन होती है। कुछ खाएं तो उनको इतनी, यानी बस वो उनका एक लिमिटेड खाना है, थोड़ा सा, चाहे ठीक उनका है। पेट भरे या ना भरे उनका बस थोड़ा सा खाना है, वो उतना ही खाती हैं, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं खा सकती। ठीक है, ये सब मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के बाद आधे घंटे बाद आप मुझे कॉल कर लें मेरे नंबर पे, तो एक दो चीज़ें और पूछने के बाद मैं इंशाल्लाह मेडिसिन एडवाइस कर दूंगा। ये कॉमन कंप्लेन है नाज़मीन कि इसमें लोगों को जहाँ पे खाना जो है वहीं का वहीं रखे रहना, जैसे हमने इससे पहले बात करी, तो बाज़ औक़ात अगर तो नॉर्मल डाइट भी हमने बेहतर कर ली हो और दूसरी चीज़ें भी करी हैं, उसके बावजूद नहीं हो रहा, तो फिर मेडिसिन की सपोर्ट देनी पड़ती है। ठीक है युसरा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? ये सकीर बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल ये है कि मतलब मुझे खाने के बाद भी जो ना भूख की कैफियत रहती है मेरी, ठीक है। और मैंने टेस्ट वेस्ट भी कराया तो उसमें एच पायलरी पॉजिटिव आया है। ठीक है। उसके बाद मतलब ये होता है कि 2 घंटे 4 घंटे बाद भी भूख की कैफियत खत्म नहीं होती, और ये मेरे साथ तकरीबन 3-4 साल से मसला चल रहा है। कितनी और उम्र है बाद में आपकी ये तकलीफ सगीर इतनी साहब? मेरी उम्र है तकरीबन 48। 48। ठीक है। और मेरे साथ ये तकलीफ ये होती है कि बाज़ इतनी शदीद भूख हो जाती है कि जैसे अब मैं बेहोश हो जाऊंगा या गशी की तरफ चला जाऊंगा। अच्छा, वजन और आपका फिर ये वजन आपका कितना है, बता सकेंगे हाइट और वजन थोड़ा सा? मेरा वजन है तकरीबन 75-24। ठीक है, 75। तो और दूसरी बात ये, जैसे
अब मतलब लोगों ने कहा शुगर है, मैं 3-3 महीने की शुगर भी कराई, डेली भी शुगर कराई चेक, ठीक है। मगर कुछ ऐसे नहीं हुआ। सही, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, जैसे सगीर साहब का कंसर्न है, बहुत सारे ये, वैसे इसको मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लूँगा इनकी इस बात को कि इनको भूख लगती है। ठीक है। कुछ लोग जो हैं, दो किस्म के लोग होते हैं दुनिया में, एक स्लो मेटाबोलाइजर्स है, एक फास्ट मेटाबोलाइजर्स। अब ये क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये कि जो कुछ हम खाते हैं वो एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब रिक्वायर्ड होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ होती है। जो फास्ट ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। जो फास्ट मेटाबोलाइजर्स होते हैं, अमूमन ये होता है कि जो कुछ उन्होंने खाया उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रहती, बल्कि वो डिस्चार्ज हो जाती है, यानी वो समझ लें एक तरीके का कि एनर्जी अगर इस्तेमाल में नहीं आई तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी सूरत में इस टाइप के जो भी लोग हैं, मैं पेशेंट्स नहीं कहूँगा, तो उनमें भूख का जो है वो लगना ज़्यादा होता है। इवन मैं अगर अपनी खुद ही बात करूँ तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि मैं हर थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ खाने की तलब होती है। ऐसा कोई डायबिटिक नहीं हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम फास्ट मेटाबोलाइजर्स टाइप के लोग कहलाते हैं। अच्छा, इसमें एक सिर्फ एक एहतियात करें कि अगर तो आप ज़्यादा खाएँगे, ज़्यादा ईटिंग करेंगे तो उस सूरत में शुगर के चांसेस बढ़ सकते हैं, वेट आपका क्योंकि बढ़ेगा। इसमें सिर्फ भूख को मिटाना एक तरीके से, जो आप 2-3 टाइम खाते हैं वो सही है। उसके अलावा अगर भूख लग रही है तो थोड़ा सा मैदे को जैसे आम लफ्ज़ों में बेवकूफ़ बनाना कहते हैं, ऐसी चीज़ खाएं, या कच्ची सब्ज़ी खा ली या ऐसी कोई चीज़ खा ली, सैलड्स ले लिए, तो वो आपको भूख भी मिट जाएगी और एनर्जी जिस तरह एकदम से ना चली जाए और वो स्टोर हो गया नुकसान ना पहुंचाए, वो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप काले चने जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी क्योंकि हाँ, उसमें प्रोटीन्स फाइबर हैं, होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रोटीन्स होते यहाँ पे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी। मैं सैयद मोहम्मद सोहेल बोल रहा हूँ कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैं 60 प्लस का हूँ और एक्स मर्चेंट नेवी कप्तान था। तो मैं 94 से हर्निया का भी हूँ और अल्सर का भी मरीज रह चुका हूँ। ठीक है। अल्सर का तो मेरा ठीक हो गया था, ऑस्ट्रेलिया में मैंने इलाज करवाया था, फिर उसके बाद में ये शुरू हुआ, मिर्चों की इस्तेमाल से भी हुआ। फिर उसके बाद मैं 94 में मैंने शादी के बाद में ऑपरेशन हुआ हर्निया के, और तकरीबन 5-6 ऑपरेशन हो चुके मेरे हर्निया के, एम्ब्लाइकल समेत और लिंगुअल समेत, 5-6 हो चुके हैं। अब ये है कि मैं अपनी लिमिटेड ग़िज़ा है हालांकि, लेकिन फिर भी जो है बहुत जल्दी मेरा पेट भर जाता है और फिर डकाने शुरू हो जाती हैं। ठीक है। बाद औक़ात जब टहलता हूँ तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जलन भी जो है वो अब ज़्यादा, बिल्कुल भी मैं मतलब मिर्चों वाला सालन, क्या मिर्चों की तो देख भी नहीं सकता, ठीक है। और उसका मैं एहतियात भी करता हूँ, लेकिन बहरहाल उसमें जलन शुरू हो जाती है अगर ज़रा सा खा लेता हूँ। लेकिन ये जो बदहज़मी नहीं है और कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, बाद औक़ात मोशन शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हो रही हैं। तो मुझे अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो वो मुझे सही तरह से गाइड कर सके कि क्या करना है, किधर करना है। ऑपरेशन तो मेरे बहुत हो चुके हैं, मज़ीद ऑपरेशन करने की। ठीक है। हर्निया का आपने इसलिए नहीं है ऑपरेशन, कि पेट पे अम्बलाइकल जगह ही हर्निया नहीं आपको रही। हुआ था? अम्बलाइकल हर्निया का ऑपरेशन करवाया आपने? ये मैंने अम्बलाइकल हर्निया जो है आगा खान में भी कराया, ठीक है, मेडीज ठीक में। है। सही है सुहेल साहब, इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। 2-4 चीज़ें और आपसे मैं डिस्कस करके आपको मेडिसिन एडवाइस करूंगा। एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखें जो ये हर्निया अगर हो जाता है कॉमनली, इसमें मैश रिपेयरिंग कर दी जाती है, तो ऐसा इसका ताल्लुक जो है वो आंतों की मूवमेंट से या इंटरनल या जो खाने की बदहज़मी से उसका कोई ताल्लुक होता नहीं है, ठीक है ना। तो इस हवाले से जो आपकी कंप्लेन है, मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको एडवाइस कर सकूं। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। अभी उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। डॉक्टर साहब, चूँकि लोग बहुत शिकायत करते हैं अल्सर की, एसिडिटी की, और फिर मतली जब होती है तो हम लोग कहते हैं कि आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, उसमें नमक का इस्तेमाल कर लें, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है ये आप बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया था। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको मतली हो, एसिडिटी हो, तो आप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लें और उसमें नमक का इस्तेमाल कर लें और वो ले लें। इसमें ये क्या है? अच्छा, ये भी एक तरीके की ऐसी मिथ है जो इस तरह इस्टेब्लिश हो गई है कि लोगों को इस पे यकीन भी है, इसके जी। नुकसानात हो जाते हैं। हालांकि जब कभी भी लोग मैदे में एकदम से कहीं, ख़ास तौर पे ये तकरीबात में मैंने जी। देखा है बहुत होता है कि किसी को कोई एकदम से प्रॉब्लम हुई, हार्ट बर्न हुआ, उस जल्दी से कोल्ड ड्रिंक लाओ और यानी सॉफ्ट ड्रिंक और उसके अंदर नमक डाला या लेमन डाला और जी। उसके बाद उसको पिला दिया। ये इंतहाई गलत तरीका है, क्योंकि आपको रूट कॉज नहीं पता होती है कि उस वक्त पेशेंट को घबराहट खुदा न खास्ता क्यों हो रही है। मैं इसलिए ही बताना चाहूँगा कि देखिए, हार्ट बर्न की जब हम बात करते हैं तो कार्डियक पेन्स जो हैं, हार्ट की जो तकलीफ़ है वो भी बाज़ वक़्त बिल्कुल ही उससे मिलती जुलती होती है, मिमिक करती है। तो हम कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप के कोई ऐसे टोटकों में पड़ें और कार्डियक पेशेंट हो और हम इस चीज़ को डिले कर जाएं। इवन ये चीज़ घर के लिए भी है और अगर हम बाहर किसी सिचुएशन में हैं तो अपने तौर पे कोई ऐसा घरेलू ऐसा टोटका खास तौर पे इस्तेमाल ना करें। दूसरा, सॉफ्ट ड्रिंक की आपने बात की, सॉफ्ट ड्रिंक बेसिकली फिर एसिडिटी को मज़ीद बढ़ाता है, जी, तो ये बिल्कुल। चीज़ सेहतमंद या फ़ायदेमंद नहीं है, इसको ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर साहब, लोग ये करते हैं कि जब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के ज़रिए जो है वो मेडिसिन भी ले लेते हैं, हालांकि जबकि स्ट्रिक्टली जी मना हाँ, है। बिल्कुल ये है, कितना अवॉइड गलत करना है? चाहिए। देखिए, हमें ड्रग इंट्रैक्शंस कुछ तो नोन हैं जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, बुक्स में मेंशन है। बहुत सारे ऐसे ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं जिसका हमें नहीं पता होता या किसी को भी नहीं पता बिल्कुल। होता, तो वो कौन सी चीज़ किसके साथ कब रिएक्ट कर जाए, खुदा ना खास्ता एक मज़ीद नुकसान हो जाए, तो इसलिए इस चीज़ को तो बिल्कुल अवॉइड करना बिल्कुल। चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, आशीर्वाद। डॉक्टर साहब से, बता साहब से बात करनी है। जी, जी जी, कीजिए। कीजिए। तो ऐसा है कि मैं 6 मंथ से बाद ना, अब से 6 महीने के बाद मेरे पेट में दर्द हो जाता है, और जब दर्द होता है तो उसमें फिर ऐसा होता है कि जिस तरह बड़ी परेशानी होती है, तो फिर मैं कुछ नहीं करता। ऐसा फिर अगले दिन जब मैं होता है तो कब्ज सी वो होती है। ठीक है, मोशंस भी हो जाते हैं, कभी तो कब्ज़ हो वो जाता है। हर 6 मंथ बाद ठीक है, तो गैस सी हो जाती है और फिर कब्ज। ठीक है। अच्छा, कोई अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको आराम आता हो? जी, मैं फिर कहवा पी लेता हूँ सौंफ का और पुदीने का, उससे थोड़ा बेहतर हो जाता अच्छा, ये हर 4-6 हफ्ते बाद ऐसा होता है आपने बताया? है। तकरीबन 6 मंथ बाद। 6 मंथ बाद। और ये कितने दिन रहता है? ये तकरीबन 2 दिन। 2 दिन। ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया ठीक है। कॉल करने का। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखें, ये एक कॉमन कंप्लेन है, इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है या इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने में कोई एक ऐसी चीज़ होना जो 1-2 दिन रहना, तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है नाज़मीन। हाँ, जी। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी जी। कॉमन डिजीज़ है और शायद हमारे इस टॉपिक में मिस भी हो जाता। जी। अब क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, एंजाइटी फैक्टर्स हैं, लोगों के जहनों में टेंशन्स हैं, इसकी वजह से, और हमारी ग़िज़ा की प्रॉब्लम, फिर हमारे जो जो अशिया मिल रही हैं वो जो है हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक चीज़ बड़ी कॉमनली डेवलप होती जा रही है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, यानी आंतों का हसास हो जाना। ऐसी सूरत में अचानक मरोड़ बहुत शदीद उठता है और उसके बाद जो है वो हाजत होती है, कभी लूज़ मोशंस होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, मरोड़ की शिद्दत कभी बहुत ज़्यादा होती है, और इस टाइप के पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अगर जिस किसी को भी इस टाइप की कोई शिकायत है IBS के हवाले से, तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं ताकि मैं उसे डिस्कस कर लूँ। एक और चीज़, जी। सिर्फ मिथ जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे यहाँ अमूमन मेडिसिन जो हैं वो कहते हैं क्योंकि गर्म होती हैं और ये ठंडी होती है, और ये गर्म, कोई भी मेडिसिन गर्म या ठंडी नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरा, इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी मेडिसिन जो है वो दूध के साथ इस्तेमाल की जाती है कि मैं इसको बिल्कुल। दूध के साथ इस्तेमाल कर Exactly. लूँ। ये चीज़ गलत है। अमूमन जो है वो चिलेटिंग एजेंट के तौर पे बाज़त मिल्क काम करता है, तो उस कोई एंटीबायोटिक हो, खासतौर पे होता है ना एंटीबायोटिक्स गर्म है, तो वो जब एंटीबायोटिक कोई दूध के साथ इस्तेमाल कर ली जाए और खाली पेट में या दूध लिया जाए और सिर्फ वो एंटीबायोटिक हो, तो अमूमन वो जो मिल्क के कुछ यानी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाइंड कर जाते हैं उस प्रोडक्ट के साथ और फिर उसको इनएक्टिव कर देते हैं, तो वो नुकसान है। तो ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं, नॉर्मल पानी से इस्तेमाल करें, कम पानी से लें। जी। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ईमान बात कर रही हूँ सरगोदा से, और मेरी उम्र 25 साल है। ठीक है। कल से मुझे जो है वो डॉक्टर साहब, मुझे 5-6 मरतबा मोशन हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर मुझे हल्की सी वॉमिट फील हुई,
ठीक है। मतलब उल्टी आई नहीं है, बट वैसी हल्की सी वॉमिट फील हुई, फिर उसके बाद मुझे बुखार हो गया। ठीक है। और मैंने इमोडियम कैप्सूल खाए थे मोशन को रोकने के लिए। उसके बाद जो है वो फिर भी मतलब मोशन रुके नहीं। आज सुबह सिर्फ एक मरतबा मुझे मोशन आया जब मैंने हल्के से राइस खाए हुए थे, उसके बाद मुझे हल्का सा मोशन आया। अभी उसके बाद अभी तक मुझे मोशन नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी फीवर है। ठीक है। फीवर के लिए पैनाडोल ली थी, बट अभी तक फीवर सेट नहीं हुआ। सर इसके लिए मुझे ठीक है। क्या करना पड़ेगा और ये इसकी क्या वजह है? ईमान, पहले ये भी मैं बताइएगा। चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कर लें। एक मैं जनरली बात करना जी। चाहूँगा ताकि मैं आपको मेडिसिन एडवाइस कर सकूँ या ओवरऑल। देखें, एक चीज़ जहन में रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें कि एक ना अभी जैसे ईमान ने कहा कि इमोडियम यूज़ किया, इमोडियम कैप्सूल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए एज़ मच, मतलब जितना आप अवॉइड कर सकते हैं इस चीज़ को करें। हमारे यहाँ एक रिवाज बन गया है, फार्मेसी पे लोग जाते हैं जी इमोडियम जी। कैप्सूल दे दें। मैं इमोडियम कैप्सूल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। पॉइंट ये है कि जिस वक्त वो इंडिकेटेड है उस वक्त दिया जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि अमूमन जो डायरिया है, जो मोशंस हैं, वो वायरल होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप अगर, या बैक्टीरियल भी अगर है, तो ऐसी सूरत में अगर आप इमोडियम कैप्सूल देंगे जो कि इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को रोक देगा, रोकने की सूरत में प्रॉब्लम ये आएगी कि बैक्टीरिया या वायरस जो है वो जज्ब होगा, जैसे इन्होंने कहा कि फीवर हो गया, फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त हमारा कम है, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? देखिए, मैदे के अमराज और बीमारियां बहुत सारी हैं, कॉमन है, जो हमने डिस्कस, हमारी कोशिश थी कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें, मैक्सिमम तौर पे किया। लेकिन सिर्फ ये टॉपिक आज के लिए या कल के लिए नहीं है। इंशाल्लाह हम आगे भी इसको दोबारा से रखेंगे। जो नाज़रीन ने मिस किया वो चीज़ें या जिनके कंसर्न हैं वो बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कल एक एडिशन बता दूं कि कल इंशाल्लाह जो है हम बच्चों के हवाले से, एक तो खाने का प्रॉब्लम कि बच्चे सही से खा नहीं रहे होते, भूख सही नहीं लगती है, वोमिटिंग की बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन शिकायत है, छोटे बच्चों के अंदर मोशंस हो जाएं तो क्या करना चाहिए। तो कुछ बच्चों के हवाले से ही हम इंशाल्लाह कल पूरा, मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करें। तो जो हमें नाज़रीन सुन रहे हैं, जिनके भी पेरेंट्स के कंसर्न है, वो हमसे कल कॉल करके या वैसे हमसे पूछ सकते हैं और हमारा प्रोग्राम देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं यही कहूँगी कि आज सेहत है तो सब कुछ है, अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जो खाने पीने का ताल्लुक़ है आपका मैदे से, और मैदा जो है आपके जिस्म का बहुत ही अहम आज़ा है। और बस मैं यही कहूँगी कि कल हम आपके साथ फिर मुलाकात होगी, मेरी और डॉक्टर साहब की, सेम चैनल सेम टाइम, विद सम न्यू टॉपिक। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि टॉपिक क्या होगा। और कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार करनी है, और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखिए। मुझे डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।